Hello and welcome on ZoneTech Digital Platform. So friends, today we are going to deal with one of the most important chapter of science and technology. It is space technology. In this session, we will discuss space technology specific satellite system of India. This satellite system and this particular topic also described in your syllabus DLB AE. सो हम हिंदी में बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। आज का आपका जो टॉपिक है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का सैटेलाइट सिस्टम है। जो सैटेलाइट आपके सिलेबस के अंदर भी मेंशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे कंप्लीट सैटेलाइट के एनालिसिस पर, किस तरीके से किस प्रिंसिपल पर काम करता है, क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से सैटेलाइट ऑर्बिट्स है, और उसके बाद इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, first of all, we have to understand that what is basically meaning of satellite, what are the satellite system, and what are the important segment of India related to satellite system. ये हमको यहाँ पर जानकारी लेनी है। अब सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि आपके एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जब भी हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो जब भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट के साथ करंट अफेयर, ये चीज आपके इस साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है। मैं फिर से बता रहा हूं, आरपीएससी के अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा वो बेसिकली आपके करंट अफेयर बेस्ड बनेगा। इस सैटेलाइट जो आपका टॉपिक है उसके अंदर या तो दूसरा बनेगा कॉन्सेप्ट के आधार पर, या थोड़ा सा इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सैटेलाइट का उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। जैसे करंट अफेयर के अंदर आपका आ जाएगा गगनयान, उसके बाद आपका है मार्स ऑर्बिटल मिशन, उसके बाद आप देख सकते हैं निसार, उसके बाद आपका आईआरएनएस। ये सब चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी आपका एग्जाम मई के अंदर शेड्यूल है उससे पहले आप करंट अफेयर अच्छी तरीके से पढ़िएगा स्पेस टेक्नोलॉजी का, सैटेलाइट का, कि पिछले 6 से 7 महीने के अंदर, पास्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर कौन कौन से सैटेलाइट कहां से किस पर्टिकुलर स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया है वो आपको यहाँ पूछा जा सकता है। पर एक बार हमेशा याद रखिए, कोई भी आप चीजें स्टार्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके फंडामेंटल्स पे आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट करंट अफेयर बेस्ड इसमें सैटेलाइट लिखवा के समझा सकता हूं, बट इसका कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है कि बेसिकली ये सैटेलाइट सिस्टम होता क्या है। ये जो क्लास है, ये क्लास के अंदर आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ऊपर बात की जाएगी। थोड़ा साइंस और टेक का सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा इंग्लिश चलेगा, थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिएगा। बाकी हिंदी इंग्लिश मिक्स चलाएंगे, आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ध्यान रखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट सैटेलाइट। जैसे आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन पर, आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है सैटेलाइट, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी समझा है, क्या इसके अंदर पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। साइंस टेक के अंदर आपका एक सैटेलाइट है, एक टेलीकम्युनिकेशन भी है, उसके ऊपर भी हमारा सेशन आएगा, उसको भी आपको देखना है। उसके अंदर भी जो क्वेश्चन जो भी पूछे जा सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सैटेलाइट हम पढ़ रहे हैं, और आप जानते हैं आप और हम किसी न किसी स्पेस के पार्ट हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में गैलेक्सी, मंदाकिनी, ये सब चीजें आपने पढ़ी है। ये जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि ये सिलेबस के अंदर सैटेलाइट मेंशन क्यों है, क्यों आपसे पढ़वाया जा रहा है सैटेलाइट। तो हमें यहाँ तक समझना है कि सैटेलाइट की यूटिलिटी है इंडिया के रेफरेंस में, इंडिया के डेवलपमेंट में। अगर मैं आपसे पूछूं सैटेलाइट के क्या यूजेस हैं, क्या यूटिलिटीज है, तो आप क्या बताएंगे? आपके अंदर जहन में ही आंसर आता होगा, सैटेलाइट मींस कम्युनिकेशंस। जो कम्युनिकेशंस है इसके लिए ये यूज में आता है। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आपका आएगा पोजिशनिंग सिस्टम। जो पोजिशनिंग सिस्टम है उसके लिए आपका ये यूज में आएगा सैटेलाइट। उसके बाद आपका जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी ये आपका यूज होगा सैटेलाइट। उसके बाद आप देख सकते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस, बड़े बड़े जो मिलिट्री ऑपरेशंस है
उस ऑपरेशंस के अंदर भी आपका सैटेलाइट, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद सैटेलाइट के थ्रू हमको वेदर फोरकास्टिंग पता चलती है, कहाँ पे सुनामी आ रही है, कहाँ पे किस तरीके की जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, उसकी जानकारी भी हमको सैटेलाइट से मिलती है। कम्युनिकेशन आपके पॉकेट के अंदर जो मोबाइल है या घर पे आप डीटीएच देख रहे हैं, ये सब सैटेलाइट के पार्ट है, जिसको हमको इस प्रेजेंट टाइम में, ये जो अभी करंट टाइम है, जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, उसके अंदर सैटेलाइट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सैटेलाइट के अंदर। यहाँ हमको पढ़ना क्या क्या है, एक तो सैटेलाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दूसरा हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट ऑर्बिट के बारे में, तीसरा हमारा इसके अंदर डिस्कस रहेगा कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, किस किस टाइप के सैटेलाइट है, फोर्थ होगा हम इसरो के बारे में थोड़ा समझेंगे। अगर मैं सैटेलाइट के बारे में इसरो आपको नहीं समझाऊंगा तो थोड़ा सा आप उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर नहीं जा पाओगे। नेक्स्ट हम जो लास्ट है वो है इंडिया इंपॉर्टेंट सैटेलाइट प्रोग्राम, यानी जो इंडिया का जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट प्रोग्राम है, जैसे आपने पढ़ा होगा अभी शुक्रयान जाने वाला है, आदित्य मिशन है, उसके बाद गगनयान है, जो भी करंटली इसका प्रोजेक्ट है, जो स्पेस प्रोग्राम है, उसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। ये हमारे टॉपिक रहेंगे आज के सिलेबस के सैटेलाइट के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट के बारे में समझना। तो जैसे यहाँ पर एक ये स्लाइड पे आप देखिएगा, इससे सिस्टम से आपको पता चल रहा है कि जिस तरीके से सैटेलाइट है, सैटेलाइट आप किसको कहोगे। तो सैटेलाइट का मीनिंग ये है कि सैटेलाइट एक तरीके से किसी प्लेनेट के चारों ओर कर्व्ड पाथ के अंदर, इसके अंदर रोटेशन करता है। सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट, इट रिवॉल्व्स अराउंड इन कर्व पाथ अलोंग द प्लैनेट। ये जो कोई भी प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंग, देखिए आप यहाँ पर, ये इस तरीके से सैटेलाइट मूव कर रहा है, इसके एक पर्टिकुलर कर्व पाथ के अंदर इसकी रोटेशन चलती रहती है किसी प्लैनेट के चारों ओर, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। उपग्रह मतलब आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएं, बिल्कुल अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये आपके उपग्रह, जैसे चंद्रमा जो मून है, ये प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये आपको थोड़ा समझना है सैटेलाइट के बारे में। थोड़ा अगर हम इसके प्रीफेस के अंदर चलते हैं, तो कभी भी आप किसी सैटेलाइट को समझने के लिए समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा प्लेनेट है, ये हमारा प्लेनेट है, जैसे हमने मान लिया ये अर्थ है। अब इस अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट का मूवमेंट होगा कर्व्ड पाथ के अंदर। मैंने आपको बताया सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट, इट रिवॉल्व्स इन कर्व्ड पाथ अराउंड प्लैनेट। कोई भी प्लैनेट है, जैसे ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर रोटेशन कर रहा है सैटेलाइट। जैसे सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, और यही ऑर्बिट कहलाता है सैटेलाइट ऑर्बिट। इसे कहते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट। यानी आप किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो पर्टिकुलर एक अल्टीट्यूड के ऊपर वो एक ऑर्बिट के अंदर प्लेस होता है, जहां पर उसको लॉन्च किया जाता है, जहां पर उसको स्थापित किया जाता है, उस कक्षा के अंदर, उस ऑर्बिट के अंदर। तो आपको समझना है कि हम सैटेलाइट किसको कहेंगे। सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इन कर्व्ड पाथ। ये जो आप पाथ देख रहे हैं, सर्कुलर कर्व्ड पाथ है, इस पाथ के ऊपर ये सैटेलाइट मूवमेंट करता है किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर। ये तो आप बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक डेफिनेशन है इस सैटेलाइट की। अगर हम बिल्कुल हिंदी, शुद्ध हिंदी में बात करें तो उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्लास 6 की डेफिनेशन। ओके, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, पर मैं ट्राई कर रहा हूं इसको डीप फ्रेगमेंटेड स्टाइल में पढ़ाने के लिए। तो एक बात यहां पर क्लियर होगी, नोट कर लीजिएगा आपके नोटबुक के अंदर। सैटेलाइट सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स इन कर्व्ड पाथ अराउंड द प्लैनेट। यानी उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर एक वृत्ताकार, उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, इसे उपग्रह कहा जाता है या सैटेलाइट कहा जाता है। अब हम देखते हैं सैटेलाइट के बारे में हमने समझ लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हमें समझना है कि सैटेलाइट होते क्या हैं, किस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से कैटेगरिकली इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेजर इसका जो कैटेगरिकली डिवाइडेशन है वो दो है, एक तो है आपका नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी प्राकृतिक उपग्रह, और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल या कृत्रिम उपग्रह। दो अगर आप देखें जनरली तो हम जानते हैं चंद्रमा, जो मून है वो अर्थ का एक तरीके से नेचुरल
सैटेलाइट है, आप देखते हैं वो बिल्कुल एक नेचुरल सिस्टम के अंदर वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम नेचुरल कह सकते हैं। जैसे आपने और भी देखा होगा, जुपिटर का सैटेलाइट है, टाइटन्स के जैसे टाइटन है सैटर्न का, इस तरीके से अलग अलग नेचुरल सैटेलाइट है जो इस यूनिवर्स में पहले से नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा हम देखते हैं आर्टिफिशियल। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो जो हम लोग यहाँ से किसी इंटेंशन के साथ हम उसको लॉन्च करते हैं अर्थ से किसी प्लेनेट के ऊपर, किसी प्लेनेट के ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम इनसेट, एक सैटेलाइट का नाम आता है इनसेट। ये जो इनसेट है इसको हमने लॉन्च किया। अब इसको लॉन्च करने के पीछे का मकसद है हमारा टेलीकम्युनिकेशन। जैसे हमने एक और सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया नाविक, इस नाविक के पीछे हमारा जो इंटेंशन है वो है जो जीपीएस सिस्टम है, इसके लिए हमने इसको यूज किया। तो जो हम इंटेंशनली लॉन्च कर रहे हैं, जो हम इंटेंशनली लॉन्च कर रहे हैं, यही आपके कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये सभी चीजें आपकी पीपीटी के अंदर डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट सम टाइम आप थोड़ा ट्राई कीजिए समझने का, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं, जो एक तरीके से नेचुरली एग्जिस्ट है इस यूनिवर्स के अंदर। जैसे आपने देखा होगा मून, जो एक अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। दूसरी हमने बात की, सेकंड कैटेगरी है इसके अंदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब क्या है कि ऐसे सैटेलाइट जिसे इंटेंशनली लॉन्च किया जाता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद आपने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम देखे होंगे, रिमोट सेंसिंग आपने सैटेलाइट देखे होंगे। ये सब चीज अलग अलग किसी इंटेंशन से जो लॉन्च किए जाते हैं वो आपके होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने दो चीजें यहाँ पे अभी तक समझी हैं। पहला तो हमने समझा है, फर्स्ट हमने समझा सैटेलाइट की डेफिनेशन, और दूसरा हमने समझा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। दो चीजें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सैटेलाइट किसे कहेंगे। सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स इन कर्व्ड पाथ अराउंड द प्लैनेट। और दूसरा हमने समझा कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कौन कौन से हैं। तो दो टाइप्स के सैटेलाइट हैं, एक तो आपके नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा आर्टिफिशियल। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम अब समझते हैं, कोई भी सैटेलाइट है, थोड़ा समझिएगा, कोई भी सैटेलाइट है, जैसे ये हमने प्लेनेट अर्थ कर लिया, ओके, और इस अर्थ के चारों ओर ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट है वो रिवॉल्व्स कर रहा है इस तरीके से, इसके चारों ओर ये घूम रहा है इस प्लेनेट के चारों। तभी तो सैटेलाइट होगा, अगर ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा तभी सैटेलाइट होगा। ये जो सैटेलाइट यहां पर इस ऑर्बिट के अंदर जो मूव कर रहा है, इसे कहा जाता है सैटेलाइट ऑर्बिट या उपग्रहीय कक्षा। इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ही ये एक तरीके से अलग से इसको लॉन्च किया जाता है, जैसी हमारी डिमांड है जिस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अर्थ बनी हुई है और ये जो सैटेलाइट है, वो एक तरीके से जैसे अर्थ का मोशन है वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से ये भी साथ में इस कर्ड पाथ के अंदर रोटेट करता है पर्टिकुलर सैटेलाइट। अब यहां पर आपने एक, अगर फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ग्रेविटी फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, उसके अंदर अगर आप उसको थोड़ा सा देखोगे तो उसके कॉन्सेप्चुअल में आएगा, तो थोड़ा आप वहां से समझ लीजिएगा। उस पर हम डिटेल अभी डिस्कस नहीं करते, नहीं तो उसमें बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। मैं बेसिकली बात कर रहा हूं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये सैटेलाइट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी स्लो होगी। जैसे मेरे पास ये पेन है, ओके, अब इस पेन से मैं एक यहाँ पर एक रस्सी को बांधता हूं या एक कोई भी रिबन है उसको मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, ओके, और ये रोटेट करने के बाद कुछ समय के बाद तो इसकी एनर्जी है वो डाउन होगी और ये स्टॉप हो जाएगी। ऐसा होता ही है जनरली। बट यहाँ पर ऐसा क्या है कि सैटेलाइट ऑटोमेटिक इसके चारों ओर इस कर्ड पाथ के अंदर मूव कर रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन है फ्रेंड्स ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी है इस कारण से इस ऑर्बिट के अंदर ये स्फेरिकली रोटेट कर रहा है। ये आपको समझ में आना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स पूरा अलग सिस्टम है, एफसीएम जीएमएम अपन आर स्क्वायर, ये हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ग्रेविटी के कारण से ये सैटेलाइट जो ऑर्बिट के अंदर मूव होता है। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पर इस पेन के साथ कोई रिबन को भी मैं मूव कर रहा हूँ, तो बाद में जाके रिबन कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि एयर के अंदर फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन के कारण ये स्टॉप होगी। बट अगर हम स्पेस के अंदर देखते हैं, तो इस स्पेस के अंदर आपने देखा होगा जो एटमॉस्फियर है वो नहीं है, यानी एक तरीके से जो एयर है वो वहां पे नहीं है, और इसी के कारण से जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन यहां पर नहीं होगा।
तो विदाउट फ्रिक्शंस के कारण से सैटेलाइट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस कारण इस ऑर्बिट के अंदर रोटेट करते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको समझना है। दूसरी हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम जो हमने समझा उसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस इन द सर्कल अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट, जैसा हमने समझा। और वी कैन सेट दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनटू द ऑर्बिट इन आउटर स्पेस, हमने बात की। दूसरी हमने बात की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, फर्स्ट नेचुरल एंड सेकंड है मैन मेड सैटेलाइट। एक तो होता है आपका नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा जो मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमने बात कर दी जो हमने समझी अभी ऑर्बिट के बारे में। ये आपका जो अर्थ है और इस अर्थ के चारों ओर ये जो इसका कर्व्ड पाथ है, इस कर्व्ड पाथ के अंदर ये ऑब्जेक्ट जो सैटेलाइट है वो मूव करता है। इसे ही कहा जाता है सैटेलाइट ऑर्बिट। इसे कहा जाता है सैटेलाइट ऑर्बिट, यानी पर्टिकुलर प्लेनेट के चारों ओर ऑर्बिट बनी हुई है और इसी ऑर्बिट के अंदर इस सैटेलाइट इस कर्व्ड पाथ के अंदर रोटेट करता है। अब हम थोड़ा यहां समझेंगे कि अर्थ से ऊपर की ओर अलग अलग ऑर्बिट्स हैं जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, और अलग अलग जो हमारे यहाँ के इंटेंशन है, हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, उस अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। थोड़े से हम ऑर्बिट के बारे में समझेंगे। जैसे सिंपली अगर हम देखें, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के चारों ओर जो फर्स्ट हमारा ऑर्बिट आता है उसे कहा जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो। ये 160 टू 2000 किलोमीटर की रेंज के अंदर होता है अर्थ से। जैसे भी आप यहाँ हम अर्थ पे हैं, इस अर्थ से आप लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेंज में चलोगे, 160 टू 2000, तो वहां पर आपकी जो ऑर्बिट होगी उसे कहा जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो वहां पर आएगी मिडल अर्थ ऑर्बिट, एमईओ। ये 2000 से अप टू 35,000 तक की इसकी रेंज है। उसके बाद आपकी थर्ड ऑर्बिट आएगी जिसे कहा जाता है जी जी जीएसओ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, सॉरी जीएसओ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। उसके बाद आएगी आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और बाद में आपकी आएगी एचईओ, हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये 40,000 किलोमीटर प्लस की बात हो रही है आउटर के अंदर। जैसे बड़े बड़े जो मार्स ऑर्बिटल मिशंस वगैरह हैं, ये सभी इसी अलग अलग ऑर्बिट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तो मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं कि जो भी सैटेलाइट है वो किसी अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर करता है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। अब यहाँ पर अर्थ से जैसे आप ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो अलग अलग कक्षाएं स्थापित हैं, अलग अलग ऑर्बिट स्थापित हैं। उसके अलग अलग नाम है, एक है लियो, मियो, जीएसओ, उसके बाद एचईओ या हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये जो सबसे आउटर मोस्ट 40,000 किलोमीटर की रेंज में, जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, इस तरीके से आपको थोड़ा समझना है इस ऑर्बिट को लेके। जैसे मैं यहाँ बात करता हूं, आप देख रहे हैं ये किस तरीके से मूवमेंट चल रहा है। ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ है और इस तरीके से मूवमेंट चल रहा है। ये तो आपका हो गया नेचुरल सैटेलाइट। जो मून है हम जानते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। और ये जो आपका सैटेलाइट है वो आपका आर्टिफिशियल है, जो मैन मेड है, इंटेंशनली इस पे किया जा रहा है। देखिएगा फिर समझिएगा किस तरीके से ये आप देखेंगे इसको 3D के अंदर, तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ है, ये आपका हो गया नेचुरल सैटेलाइट, और यहां पर आप देखते हैं ये आपका हो गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यहां तक हम समझने के बाद आगे बढ़ते हैं कि जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो पर्टिकुलर लॉन्चिंग व्हीकल होता है। इसको आपको समझना बड़ा जरूरी है। आपने कभी नाम सुना होगा न्यूज़पेपर के अंदर एसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, जीएसएलवी MK3। ये क्या चीजें, इसको हम समझेंगे। कोई भी सैटेलाइट है वो अर्थ से जब भी लॉन्च होता है वो पर्टिकुलर एक जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स है एसएलवी, उसके थ्रू से लॉन्च होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये पेन है, ओके। अब इस पेन के मुझे यहाँ पर एक तरीके से कोई चौक है, ओके। इस चौक को मेरे को इस छत के इस बार तक पहुंचाना है, तो इस पर्टिकुलर में इस पेन के ऊपर उस चौक को फिक्स करके और एक तरीके से मैं इसको पुश बैक करूंगा, तो यहां से वो वहां की ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। यही इसका बेसिक मतलब है इस
PSLV, GSLV, ASLV का। ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हैं, या इसे हिंदी में कहें उपग्रह प्रक्षेपण यान, हिंदी बड़ा क्रिटिकल है, आप इंग्लिश में याद रखिए। जो आपका ये एक तरीके से सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, वो रॉकेट की तरह होगा। रॉकेट तो आपने देखा ही होगा, जिस तरीके से रॉकेट के सिस्टम रहता है वही आपका SLV या सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। तो अगर हम थोड़ा देखें, थोड़ा विजुअल में देखें, आप समझिएगा कि यहाँ पर एक तरीके से ये सैटेलाइट है वो लॉन्च हो रहा है, और इसके साथ बूस्टर अलग अलग दूसरे सैटेलाइट भी होते हैं। और जिस तरीके से बूस्टर सैटेलाइट की जब इसके अंदर फ्यूल खत्म हो जाता है, ये एक तरीके से अलग हो जाते हैं। बाद में जाके आप देखेंगे बूस्टर बूस्टर जो रॉकेट्स हैं वो बाद में जाके यहाँ से थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं जब इसमें फ्यूल डाउन हो जाता है। ये एक्चुअली इनको थर्स्ट प्रदान करते हैं, जो थर्स्ट देने का काम करता है ये सैटेलाइट करते हैं जो बूस्टर वाले। और बूस्टर के बाद जब इससे अलग हो जाते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, मैन जो हमारा जो SLV है, और यहाँ से बाद में इजेक्ट होने के बाद पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाने के बाद जब ये ऑर्बिट के अंदर चला जाता है, ये जो SLV है, उसके बाद यहाँ से सैटेलाइट रिलीज होता है ऑर्बिट के अंदर। देखिए अभी जो सैटेलाइट है वो एक तरीके से यहाँ से रिलीज हो रहा है इस पर्टिकुलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से। तो बेसिकली ये जब आप देखा होगा आपने न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़ के अंदर, अगर टीवी के अंदर देखा होगा, तो इस तरीके का ही सिस्टम होता है। जब हमारा चंद्रयान मिशन है या मंगल मिशन के बारे में पूरे देश के अंदर एक बड़ा सा एक उत्साह था, एक्साइटमेंट था, वो प्रोसेस यही रहता है कि इस तरीके से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। तो अभी तक हमने फ्रेंड्स पढ़ा सैटेलाइट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट हमने पढ़े, साथ में हमने ऑर्बिट के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन ली, ऑर्बिट क्या होते हैं। और ये एक बेसिकली सिस्टम है, जैसे आप फिर से देखिएगा, यहाँ से ये जो रॉकेट है इसे कहा जाता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है वो बाद में जाके जो हमारा ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट के अंदर हम इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, उस ऑर्बिट तक ये मूव करता है। और इसके साथ ये बूस्टर अलग अलग रहते हैं। जब इस बूस्टर का काम होता है इसको थर्स्ट देना, जब बाद में जाके इस बूस्टर का फ्यूल कम हो जाता है, फ्यूल डाउन हो जाता है, ये यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। बाद में आप देखेंगे इसके बाद से सेपरेट हो जाने के बाद फिर यहाँ से ये जो इसकी स्पीड है मैन रॉकेट की, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और स्पीड बढ़ने के बाद जब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये जब ऑर्बिट के अंदर जाते हैं, और ऑर्बिट में जाने के बाद, जैसे हर किसी चीज का ऑर्बिट होता है जहां पे हमको प्लेस करना है, इस ऑर्बिट के बाद से जो सैटेलाइट है वो यहाँ से बाहर जो ऑर्बिट है उसके अंदर ही प्लेस हो जाता है, जिस ऑर्बिट के लिए इसको प्रोग्राम किया गया है। तो ये इस तरीके से हमारा सैटेलाइट सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कुछ ऑर्बिट्स के बारे में जो भी हमने पढ़ा है। सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर हम देखें, सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग ऑर्बिट्स के अलग अलग नाम है। जैसे हमने फर्स्ट की बात की, लियो की बात की, ये जैसे आपको दिख रहा है लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये जो लियो का मतलब है लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये आपका होता है 160 टू 2000 किलोमीटर। अर्थ से 160 टू 2000 किलोमीटर की रेंज तक ये ऑर्बिट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद आप देखेंगे मियो आएगा, ये आपका मिडल अर्थ ऑर्बिट है, और ये आपका हो जाता है 2000 से लेके 35 और 36,000। वैसे बेसिकली इसका है 35,785 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका मियो आ जाता है। और उसके बाद आपका आता है जियो, इसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और ये आपका प्लेस होता है अप टू 36,000 किलोमीटर, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। और बाद में जाके आपका आता है हियो, हियो मतलब हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, और ये आपका होता है 40,000 प्लस। इस किलोमीटर के बाद आपके जो हियो है वो ऑर्बिट होते हैं। इस तरीके से इस अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट का सिस्टम होता है। आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि यहाँ पर ये जो अर्थ है उस अर्थ के अलग अलग ऑर्बिट है सैटेलाइट के लिए, जहां पर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो ये एक तरीके से हो गया मियो, उसके बाद आपका लियो, मियो, उसके बाद जियो और हियो। ये क्या है इसके बारे में भी समझेंगे हम। जैसे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस लियो की, लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ के अप टू 160 टू 2000 किलोमीटर के बीच के अंदर आपको दिख रहा है, ये जो ऑर्बिट है, ये एक तरीके से 160 से 2000 किलोमीटर तक रहता है।
और यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह है वो सब चीजें यहाँ से ऑर्गेनाइज होती हैं हमारी। लियो के बाद मियो की बात करते हैं। मियो का मतलब होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और ये जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है ये आपका 2000 से 35,000 किलोमीटर की रेंज के अंदर होता है। सेकंड, उसके बाद थर्ड है जियो। जियो को कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो 36,000 किलोमीटर में है। और इसी तरीके से आपका जीएसओ होता है। जीएसओ मतलब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसके बारे में हम समझेंगे क्या जियो स्टेशनरी होता है, क्या जियो सिंक्रोनस होता है, किस तरीके से पोलर जो सिंक्रोनाइज है, हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और लास्ट में आप जीएसओ, और उसके बाद आपका होता है हियो। ये हियो है हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, और ये 40,000 प्लस किलोमीटर के अंदर आपको रेंज देखने को मिलेगी इस ऑर्बिट की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑर्बिट के टाइप्स। ऑर्बिट के टाइप्स के बाद अगर हम देखते हैं जियो स्टेशनरी, लोअर अर्थ मिडिल अर्थ तो आपको समझ में आ गया। लोअर अर्थ मतलब जो अर्थ है इस अर्थ से 160 से 2000 किलोमीटर की रेंज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट। और लोअर अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन के सैटेलाइट हैं वो यहाँ पर लॉन्च इस पे फिक्स होते हैं, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है। मिडिल अर्थ, मिडिल अर्थ के बाद में दो चीजें नहीं आएंगी जिसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी, और दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस। ये शब्द आपने पहली बार सुने होंगे। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस क्या है इसको थोड़ा हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जियो स्टेशनरी का मतलब क्या? स्टेशनरी मतलब होता है एक रेफरेंस टू फिक्स, यानी एक तरीके से जैसे आपके पास ये हमारी अर्थ है, ओके। इस अर्थ के चारों ओर आपने फर्स्ट में देखा होगा यहाँ पर एक 0 डिग्री की लाइन जाती है जिसे कहा जाता है इक्वेटर। ये तो आप एक बेसिक प्रिंसिपल है ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इस इक्वेटर के अबव के अंदर ये जो ऑर्बिट है आप देख रहे हैं, ये आपका हो जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये आप पूरा ऑर्बिट देख रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात आपने समझी होगी कि जैसे हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ है, इस अर्थ के अंदर कोई टिल्टेशन नहीं है। एक तो ये होता है, और एक तरीके से इस तरीके से आपने देखा होगा 23.5 डिग्री वाला, तो इसके अंदर कोई टिल्टेशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल इलेप्टिकल जो पाथ है उसके ऊपर भी आपको ये सैटेलाइट देखने को मिल जाएगा। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है कि एक तरीके से स्टेशनरी यानी फिक्स। आप अर्थ के ऊपर से इस सैटेलाइट को देख रहे हो तो आपको फिक्स दिखेगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इस सैटेलाइट को देखता हूँ ऊपर स्पेस के अंदर, स्काई के अंदर, तो मेरे को आज यहाँ पे फिक्स दिख रहा है, बिल्कुल फिक्स। बाद में भी मैं देखूंगा, जब मैं घर पे जाऊंगा तब भी मुझे फिक्स दिखेगा, कल वापस मैं क्लास लेने आऊंगा तब भी मुझे फिक्स दिखेगा। एक तरीके से जो हमारी अर्थ है और जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के दोनों के बीच की अगर हम देखें तो हमारे अर्थ के रेफरेंस के अंदर ये एक तरीके से स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब फिक्स। बट आपने देखा होगा स्टेशनरी नहीं रहता है, कोई भी सैटेलाइट है वो बिल्कुल फिक्स नहीं रहेगा, ये भी रोटेट कर रहा है। पर रोटेट करने के बाद आप फिर पूछोगे सर अगर रोटेट कर रहा है तो फिर ये फिक्स हमें क्यों दिख रहा है, ये तो मूविंग होना चाहिए। तो यहां स्टेशनरी का मतलब क्या है? ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ हमारी जो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट कर रही है, उसी स्पीड के अंदर ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट भी उसी स्पीड के अंदर, उसका जो पीरियड है ऑर्बिट पीरियड, और इसका ऑर्बिट पीरियड सेम हो जाएगा। जो ऑर्बिट पीरियड है हमारा अर्थ का, और वही ऑर्बिट पीरियड हो जाएगा हमारे सैटेलाइट का। ये दोनों एक हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, यानी जिस स्पीड से या रेट से अर्थ रोटेट कर रही है, उसी स्पीड के उसी इक्विवेलेंट वो जो सैटेलाइट उसी स्पीड के साथ रोटेट करेगा। अब दोनों की स्पीड एक जैसी है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कि आपको लगेगा कि एक तरीके से रुका हुआ है। आप जानते हैं अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो ये सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट उसी स्पीड से, उसी रेट ऑफ स्पीड के साथ ये मूव करता है, इसलिए इसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी। फिर समझा रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि आपने इसे कहीं भी आप अर्थ के अंदर ऑब्जर्व करोगे इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को, तो आपको बिल्कुल वो फिक्स लगेगा, उसके अंदर से आपको कोई भी डिफरेंस लगेगा नहीं। आप आज आपने भी देखा है तो भी आपको यहाँ फिक्स लगेगा, बाद में आप मार्केट जा रहे हो तब भी आप देखोगे तो फिक्स लगेगा, मार्केट से आप वापस घर पे आ रहे हो तब भी आपको फिक्स लगेगा। यानी कुल मिला के इसकी जो लोकेशन है इस अर्थ के रेफरेंस के अंदर एक तरीके से स्टेशनरी देखने को मिलेगी, आपको एक तरीके से फिक्स देखने को मिलेगी, इसलिए इसे जियो स्टेशनरी कहा जाता है। फिक्स इसलिए देखने को मिलती है कि जिस तरीके से हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है, उसी पाथ के अंदर ये उसी स्पीड के साथ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, रोटेट करता है, इसलिए हमको एक जगह से फिक्स देखने को मिल रही है। अगर सिंपल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपने देखा होगा दो अलग अलग, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, दो अलग अलग कार हैं,
कार्ड नंबर 1 C1 और यहां पर एक कार्ड नंबर 2 C2। समझिएगा, ये दोनों कार्स हैं, ये दोनों कार्स एक तरीके से सेम वेलोसिटी के साथ मूव हो रही हैं। तो ये जो C2 कार नंबर 2 है वो C1 के इक्विवेलेंट में तो आपको रुकी हुई लगेगी। जैसे दो ट्रेन एक साथ क्रॉस कर रही हैं तो आपको बिल्कुल एक जैसा ही लगेगा कि कोई ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, सेम लग रहा है। बस यही इसके अंदर है, ये एक तरीके से सेम लगेगा। और इसका जो अल्टीट्यूड होता है वो 36,000 किलोमीटर पर, ये अल्टीट्यूड पर ये सैटेलाइट है वो प्लेस्ड होता है। इट प्लेस्ड एट एल्टीट्यूड ऑफ 36,000 किलोमीटर की पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ये सेट होता है। और इसी 36,000 किलोमीटर अभी मैंने आपको बताया जिसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अभी हमने समझा जीएसओ, इसलिए से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर इस पे लॉन्च किया जाता है पर्टिकुलर जियो स्टेशनरी जो हमारा सैटेलाइट है। दूसरा 36,000 किलोमीटर के बाद इस सैटेलाइट के अंदर नंबर 2 वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी जो इंक्लाइनेशन है। ये जो इंक्लाइनेशन है या अक्ष पर झुकाव है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस पर्टिकुलर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्लेस्ड ओवर द इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है उसके बिल्कुल इलेक्ट्रिकल पाथ के अंदर आपको विदाउट टिल्टेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई टिल्टेशन नहीं होगा, यानी इस पे अक्ष पे कोई झुकाव नहीं। जिस तरीके से हमारी जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर है उसके अबव में ही एक तरीके से ये रोटेट करेगा, इसके अंदर कोई टिल्टेशन नहीं है। और इसी के कारण से जो स्पीड ऑफ अर्थ है और इसकी जो रोटेशन स्पीड मैच होती है, इक्विवेलेंट होती है, और उसी डायरेक्शन के अंदर ये रोटेट करता रहता है, जिससे हमको लगता है अर्थ में अगर कोई ऑब्जर्व करता है तो एक फिक्स दिखता है इसकी जो पोजीशन अर्थ के रेफरेंस में, इसलिए इसे जियो स्टेशनरी कहा जाता है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया जियो स्टेशनरी का। थोड़ा सा हम समझते हैं। जियो स्टेशनरी मीन्स स्टेशनरी इन रेफरेंस टू अर्थ। जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा अर्थ है, जैसे यहाँ पर इस अर्थ के अंदर पर्टिकुलर यहाँ पर्सन है, ये पर्सन P1 है। इस P1 ने यहाँ पर देखा कि ये पर्टिकुलर सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट यहाँ पे प्लेस्ड है, तो यहां पर भी इसको फिक्स लगा यहां पर। उसके बाद यहां से फिर बाद में सेकंड राउंड पे आने के बाद भी देखेगा तो भी इसको सैटेलाइट इसके कंपैरिजन में यहां फिक्स देखने को मिलेगा। यहां पर आएगा P3 तो उसको भी यहां पर फिक्स दिखेगा। यानी कहने का मतलब पर्सन अर्थ में कहीं भी जाएगा तो अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, रोटेशन हो रहा है, और जो सैटेलाइट रोटेशन है वो दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं, और जिस कारण से हमको फिक्स दिखता है अर्थ के रेफरेंस के अंदर, इसलिए इसे स्टेशनरी कहा जाता है, स्टेशनरी इन रेफरेंस टू अर्थ। दूसरा सेम स्पीड, अभी मैंने आपको बताया, सेम डायरेक्शन, वही वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद है डायरेक्टली अबव द इक्वेटर प्लेन। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये जो हमारे इक्वेटोरियल प्लेन है उस प्लेन के डायरेक्टली ये एक तरीके से फिक्स होता है। यानी हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ के यहाँ पर 0 डिग्री की जो इक्वेटर लाइन है, तो इसके चारों ओर का जो ऑर्बिट है उसी ऑर्बिट के अंदर विदाउट टिल्ट, बिना किसी झुकाव के ये यहाँ पर मोशन में रहता है, रोटेट करता है। जैसे यहाँ लिखा है नो टिल्ट और इंक्लाइनेशन, और इसका जो अल्टीट्यूड होता है 36,000 किलोमीटर। और यही आरपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से लेके, या तो 36,000 या 35,785 किलोमीटर। ये दो डेटाज आप याद रखिएगा, यहां से यही चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर हो गया? जियो स्टेशनरी समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जियो स्टेशनरी का मतलब कुछ नहीं है, जैसे आप बाहर निकलने के बाद आपने सैटेलाइट को देखा तो आपको वहीं दिखेगा, कोचिंग आ रहे हो उसके बाद आपने बाहर देखा तो भी सैटेलाइट वहीं से दिख रहा है, घर गए तब भी वहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है और जो हमारा सैटेलाइट रोटेट कर रहा है वो एक तरीके से सेम स्पीड पर है, सेम तरीके से उनका जो ऑर्बिटल पीरियड है, ये ऑर्बिट पीरियड एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है, और इसका एल्टीट्यूड होता है 36,000 किलोमीटर। और ये बिल्कुल इक्वेटोरियल जो प्लान है हमारा, जो हमारा इक्वेटर है, उस ऑर्बिट में विदाउट टिल्टेशन, बिना किसी झुकाव के ये यहाँ पर लॉन्च रहता है, यहाँ पर स्थापित रहता है। तो ये हमने बात कर दी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये जो हमारा अर्थ है और इस अर्थ का जो ये एक्सिस है, यहाँ एक्सिस में वेस्ट टू ईस्ट अर्थ मूव करती है, जैसे आपको पता है। अगर हम जियो स्टेशनरी की बात करें तो ये जो व्हाइट के अंदर आपको दिख रहा है, ये आपका जियो स्टेशनरी, बिल्कुल विदाउट एनी टिल्टेशन और इंक्लाइनेशन, ये आपका जियो स्टेशनरी है। और दूसरा नाम आएगा आपका जियो सिंक्रोनस, या इसे हमने कहा है जीएसओ, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और यहाँ पे हमने बात की थी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट।
तो यहाँ पर जीई और जीएसओ के अंदर जियो सिंक्रोनस का मतलब ये है कि जियो सिंक्रोनस के अंदर थोड़ा सा टिल्टेशन लेगा। देखो आप, एक तो ये जो व्हाइट के अंदर आपको दिख रहा है, ये तो हो गया जियो स्टेशनरी, इसमें कोई इंक्लाइनेशन नहीं, कोई झुकाव नहीं है। जिस तरीके से हमारे इक्वेटोरियल पाथवे, उस पाथवे पर ही ये एक तरीके से फिक्स है, इस पे रोटेट कर रहा है। और हम जियो सिंक्रोनस की बात करेंगे तो जियो सिंक्रोनस का मतलब ये हो जाएगा एक तरीके से इसके अंदर झुकाव है। ये जो आप देख रहे हैं इंक्लाइनेशन, ये जो इंक्लाइनेशन है, ये इंक्लाइनेशन आपका आएगा जियो सिंक्रोनस। यही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों बोथ आप देखेंगे 35,000 किलोमीटर और 36,000 किलोमीटर का इसका एल्टीट्यूड है। बस डिफरेंस ये है कि जियो स्टेशनरी के अंदर इंक्लाइनेशन नहीं है, या हिंदी में कहें झुकाव, अक्ष से झुकाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा इस इमेज में दिख रहा है, बिल्कुल ये इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा जियो स्टेशनरी। और जियो सिंक्रोनस में झुकाव आपको देखने को मिलेगा, इंक्लाइनेशन देखने को मिलेगा। ये आपका होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इसको वीडियोस के थ्रू से समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अगर हम इंक्लाइनेशन के साथ बात करते हैं सैटेलाइट के टाइप्स, तो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इंक्लाइंड ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट, तीन टाइप के ऑर्बिट आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर हम बात करते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर, तो जैसे ये जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर एक तरीके से ये रोटेट हो रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर। और ये आप देख रहे हैं विदाउट एनी टिल्टेशन, इसके अंदर कोई इंक्लाइनेशन नहीं है। आप जैसे इसको मूव कर रहे हैं विदाउट इंक्लाइनेशन के साथ, जो इक्वेटोरियल हमारा जो पाथवे 0 डिग्री, वहां पर ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट रहता है, यानी जो हमारा भूमध्य रेखा है। अगर हम बात करें, इसके अंदर इंक्लाइनेशन 0 डिग्री होगा, हम जानते हैं एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट 0 डिग्री आप देखते हैं जो भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा जिसे कहा जाता है। और नेक्स्ट हम जैसे बात करते हैं इक्वेटोरियल के बाद, अगर हम इंक्लाइनेशन में इंक्लाइंड ऑर्बिट की बात करें, इंक्लाइंड ऑर्बिट के अंदर आप देखेंगे ये इस तरीके से इसका मोशन रहता है जैसे अक्ष के साथ झुकाव हो, यानी एक तरीके से डायरेक्टली, एक तरीके से ये आप जो इक्वेटोरियल प्लेन देख रहे हो उससे ये अलग दिखेगा, टिल्टेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो टिल्टेशन हो रहा है ये आपका हो जाता है इंक्लाइन, यानी किसी न किसी झुकाव बिंदु, जो झुकाव हमारा जो तल है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो डिग्री है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में हो सकता है, जो हमारा इंक्लाइनेशन आपको देखने को मिलेगा। इंक्लाइनेशन के बाद अगर हम बात करते हैं, इंक्लाइंड ऑर्बिट के बाद जो हमारा जो थर्ड ऑर्बिट आता है, जिसे कहा जाता है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट का मतलब है जो हमारा जो पोल है, ये जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल, जैसे हम जानते हैं, इस नॉर्थ और साउथ पोल के चारों ओर आपको देखने को मिलेगा रोटेशन सैटेलाइट का। ये मैं आपको ऑर्बिट बता रहा हूँ। इस ऑर्बिट के अंदर पोलर ऑर्बिट, पोल आप जानते हैं नॉर्थ टू साउथ, और इस नॉर्थ टू साउथ के अंदर देखिए ये एक तरीके से जो हमारा ऑर्बिट सैटेलाइट है वो इस नॉर्थ टू साउथ के अंदर चल रहा है, और 90 डिग्रीज इसके अंदर आपको इंक्लाइनेशन या झुकाव आपको देखने को मिलेगा 90 डिग्रीज के अराउंड के अंदर। तो ये बेसिकली हमने बात कर ली अलग अलग इंक्लाइनेशन के साथ किस तरीके से ये सभी जो पोलर अलग अलग ऑर्बिट है सैटेलाइट वो आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपका हो गया इक्वेटोरियल, फिर वो हो गया आपका इंक्लाइनेशन वाला, और ये पोलर ऑर्बिट। ये तो इंक्लाइंड ऑर्बिट हो गया, ये आपका इक्वेटोरियल ऑर्बिट हो गया, और ये आपका पोलर ऑर्बिट जो नॉर्थ टू साउथ की ओर मेंशन है। दूसरा हमने समझा था अल्टीट्यूड के साथ, अल्टीट्यूड के साथ हमने बात की थी। तो अल्टीट्यूड के साथ अगर आप देखेंगे अलग अलग सैटेलाइट के अंदर, तो लोअर ऑर्बिट और अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट एमईओ, और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये हमने अभी चर्चा की थी, थोड़ा समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं, ये जो सैटेलाइट है इस अर्थ के चारों ओर जो लोअर और अर्थ ऑर्बिट है, यानी ये अर्थ है, इस अर्थ के अराउंड 160 से 2000 किलोमीटर की जो रेंज है, डिस्टेंस है, वहां पर आपको लोअर अर्थ ऑर्बिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी आ गई रेंज 160 से 2000 किलोमीटर। और ये सैटेलाइट यहाँ पर आपको मैक्सिमम सैटेलाइट ऐसे मिलेंगे जो आपके टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित हैं, वो आपके होते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस्ड। यहाँ पर अराउंड 122 मिनट्स का आपको टाइम पाथ देखने को मिलता है। ये दूसरा है एमईओ की बात कर दी, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो इस लोअर अर्थ ऑर्बिट के बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट आता है। अप टू 2000 किलोमीटर से लेके 35,000 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये ऑर्बिट है, जहाँ पर मियो के अंदर जो लॉन्च किए जाते हैं अलग अलग सैटेलाइट, वो यहाँ पर प्रक्षेपित होकर यहाँ स्थापित होते हैं। तो ये जो आपका मियो हो गया, और मियो के बाद अगर आप देखेंगे 6 आवर्स के अराउंड में इसका टाइम पीरियड लगता है रोटेशन के अंदर।
थर्ड हम बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बाद, थर्ड आपका आ जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जीएओ, जीएसओ। जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे इसके अंदर विजुअल के अंदर आपको थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा, ये आपका हो गया जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जीईओ। और जीईओ के अंदर आप देखेंगे अप टू 36,000 किलोमीटर अल्टीट्यूड, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो आपको याद रखना है ये जो आपका जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है वो होगा 35,786 किलोमीटर, या एग्जैक्ट वैल्यू है, या तो 36,000 ऑप्शन में मिलेगा या आपको मिलेगा 35,786 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया एक तरीके से जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के अंदर आप रोटेशन का टाइम पीरियड देखेंगे तो कम से कम 24 घंटे तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने बात कर ली अलग अलग ऑर्बिट्स के बारे में, किस तरीके से अलग अलग सैटेलाइट के ऑर्बिट हैं जहां पर सैटेलाइट स्थापित होते हैं या वहां पर एक तरीके से उसको प्रक्षेपित कर लॉन्च किया जाता है वहां पर। तो ये हमने अलग अलग सैटेलाइट की बात कर ली। एक बार फिर से समझिएगा, फिर से मैं आपको विजुअल बता रहा हूं। तो यहाँ पर हम अलग अलग ऑर्बिट की बात करते हैं, एक तो इंक्लाइनेशन के साथ बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं इंक्लाइनेशन के साथ अलग अलग एल्टीट्यूड पे। तो इंक्लाइनेशन पर आपके इक्वेटोरियल आ जाता है, उसके बाद आप देखेंगे जो आपका इक्वेटोरियल के बाद जो इंक्लाइंड ऑर्बिट है वो आपको देखने को मिलेगा। इक्वेटोरियल में आप जानते हैं जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ के 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है उसके अबव ही एक तरीके से इसका मोशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ के 0 डिग्री पाथ के ऊपर ये बिल्कुल वहीं पे प्लेस्ड होते हैं, जहां पर सैटेलाइट आप देखेंगे इक्वेटोरियल, वो इस इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर वो प्लेस्ड होते हैं। और यहाँ पर इंक्लाइनेशन 0 डिग्री होता है, हम जानते हैं कि आप अर्थ पे 0 डिग्री की जो लाइन होती है वो इक्वेटर कहा जाता है। यहाँ पर टिल्टेशन नहीं है, इंक्लाइनेशन नहीं है। दूसरा हम देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका इंक्लाइंड ऑर्बिट। जो इंक्लाइंड ऑर्बिट है वो एक तरीके से अर्थ के इंक्लाइंड यानी झुकाव, जो हमारा अर्थ है वो 23.5 डिग्री कहीं ना कहीं झुकाव है, तो यहाँ पर वेरी करता है 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक किस एक्सिस पर ये इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर इस तरीके से इंक्लाइंड पोजिशंस के अंदर ये रोटेशन इसका आपको देखने को मिलेगा सैटेलाइट का। और ये काफी फास्टली होता है, आप स्विफ्टली देखोगे इसको इंक्लाइनेशन के अंदर। यानी पर्टिकुलर हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से आपको थोड़ा प्रिसाइजली और फास्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो स्पीडिंग है वो काफी तेज है। थर्ड हम बात करते हैं पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है इसके जो पोल हैं उस नॉर्थ टू साउथ की ओर ये रोटेट होता रहता है, नॉर्थ टू साउथ। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 90 डिग्री, यानी जो हमारी इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटर लाइन है, उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ये रोटेशन होता रहता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो ये आपका हो गया पोलर ऑर्बिट। जैसे हम नेक्स्ट बात करते हैं इसरो के ऊपर। ये तो हमने बेसिक बात कर दी सैटेलाइट के बारे में, अब थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा इसरो। इसरो आप जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में आपके सवाल बन सकते हैं, ज्यादा तो यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। अगर यहाँ थोड़ा सैटेलाइट की बात कर रही है तो थोड़ा हमको इसरो को समझना होगा, क्योंकि भारत के अंदर जो स्पेस प्रोग्राम है वो इसरो से यहाँ संचालित होते हैं, एग्जीक्यूटेड बाय इसरो। इसरो कैसे बना, किसका योगदान था, या क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से फैक्चुअल आपको यहां समझने होंगे। इसरो के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक कमिटी का यहां निर्माण हुआ था, जिसे कहा जाता है जिस कमेटी को कहा जाता है INCOSPAR। ये इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ये सबसे पहले यहां पर बनी थी स्पेस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। यहां पर जब इस कमेटी का निर्माण हुआ उसके अंदर हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का बड़ा योगदान था, और साथ में थे विक्रम साराभाई। इस विक्रम साराभाई को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये आपको याद रखना है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ये आप जितने भी आज देख रहे हैं आज की तारीख के अंदर जो अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं उनका जो फाउंडेशन, उनका फाउंडेशन है या जिसे कहा जाए इसे स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई पे जाता है। दूसरा हम बात करते हैं सबसे पहले एक कमेटी बनी, और ये कमेटी बनने के बाद यहाँ पर 1969 के अंदर इसरो यहाँ पर ओवरटेक हो जाता है। यहाँ पर इसी कमेटी के बाद में इसरो बनता है और इसरो इसको ओवरटेक कर लेता है। इस
इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए। तो बाद में जाके इसरो, आपको डेट याद रखनी है, 1969 के अंदर इसरो बनता है। अब यहां पर इसरो बनने के बाद अगर आपने सबसे पहला डेट नाम सुना होगा 1975। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट है, ये जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 1975 में, जिसे कहा जाता है आर्यभट्ट। ये जो आर्यभट्ट है उसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड, और ये जो आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड हम बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था, हमारा प्रथम उपग्रह जिसे प्रक्षेपित किया गया था। ये जो फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्ट, और साथ में अगर आप देखेंगे तो इसको यूएसएसआर की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, फर्स्ट सैटेलाइट, तो आप आर्यभट्ट कर सकते हैं, क्योंकि बट इसका जो लॉन्चिंग जो पॉइंट था और हेल्थ था वो यूएसएसआर के साथ था। तो ये आपको समझना है। अगर क्वेश्चन आए कि हमारा जो भारत में निर्मित और भारत से प्रक्षेपित हो, जो इंडिजीनियस हो और यहीं से लॉन्च्ड है, तो वो आपका नंबर 2 हो जाएगा रोहिणी। वो आपको रोहिणी याद रखना है कि यहाँ पर ये इंडिजीनियस था हमारा, कंप्लीट हमने ही बनाया, हमने ही लॉन्च किया। यहाँ तो यूएसएसआर की मदद ली जा रही, यहाँ पर यूएसएसआर की मदद नहीं ली गई थी। तो आर्यभट्ट, रोहिणी, उसके बाद हमारा भास्कर आया था, भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड। ये एक तरीके से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थे। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की सीरीज के अंदर भास्कर फर्स्ट, भास्कर सेकंड थे। उसके बाद आपने नाम सुना होगा इनसेट। ये जो इनसेट है ये भी हमने लॉन्च किया। फिर आईआरएनएस, आईआरएनएसएस और बहुत सारे उसके बाद सीरीज चली गई थी सैटेलाइट की। यानी ये स्टार्टिंग पीरियड था 1960 के अंदर। तो यहाँ पर अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च हुए, और आज की तारीख में हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन है, गगनयान, चंद्रयान, आदित्य L1, वहां तक हम पहुंच रहे हैं हमारे स्पेस प्रोग्राम के अंदर। तो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था इसरो के बारे में। आए थोड़ा समझते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंकोस्पार, ये आप थोड़ा याद रखना है। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च was established by Jawaharlal Nehru in 1962 under the Department of Atomic Energy। यहाँ के डिपार्टमेंट के अंडर के अंदर या आपको ये इनकोस्पार आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, सबसे पहले यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी 1962 के अंदर। उसके बाद द इनकोस्पार बिकेम इसरो इन 1969। ये बाद में जाके यही इसरो पे आप ओवरटेक देख सकते हैं, 1969 में हमारा इसरो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यहाँ हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष विभाग की। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ये आपका बना हुआ था 1972। ये डेट भी हमेशा पूछी जाती है। 1972 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का निर्माण हुआ था, एस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ की जो भी रिपोर्ट है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है डिपार्टमेंट, स्पेस जो डिपार्टमेंट है। तो क्वेश्चन में आपको याद रखना आरपीएससी के लिहाज से ये जो कमेटी है ये कब बनी थी, इनको इस पर आपको याद रखना है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, रिसर्च हो गया, ये इंडियन हो गया, ये नेशनल कमेटी, और ये आपका स्पेस और फिर ये रिसर्च। तो ये आपका 1962 में हुआ था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बाद में यही कमेटी के बाद ये ओवरटेक हो जाता है इसरो के अंदर, इसरो बन जाता है 1969 के बाद। और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट होता है 1972। आगे थोड़ा समझें। अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ आपके आरपीसी के लिहाज से करंट अफेयर। ये तो अभी हमने पढ़ा, सैटेलाइट के बारे में हमने पढ़ा कि सैटेलाइट क्या होते। उसके बाद हमने भी समझा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, समझा कि सैटेलाइट के टाइप्स क्या क्या है। उसके बाद हमने समझा सैटेलाइट के ऑर्बिट, सैटेलाइट ऑर्बिट्स क्या क्या है वो हमने समझा। सैटेलाइट ऑर्बिट के बाद अभी हमने समझा इसरो को, इसरो का थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखा सैटेलाइट के रेफरेंस के अंदर। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं सैटेलाइट के बारे में, कि अभी रिसेंटली क्या क्या इसके अंदर डेवलपमेंट है सैटेलाइट। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा सैटेलाइट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं सैटेलाइट क्या है। तो मैंने बताया था आपको सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवोल्व्स इन कर्व्ड पाथ
अराउंड द प्लैनेट, जिसे कहा जाता है सैटेलाइट, यानी उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिससे उपग्रह कहा जाता है। अब ये जो रोटेशन कर रहे हैं, ये किस लिहाज से हो रहा है? तो कोई भी अर्थ के चारों ओर जो सैटेलाइट है वो रोटेट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और वहां पे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इस कारण से फ्रिक्शन नहीं है। तो एक तरीके से वो ऑर्बिट के अंदर मूवमेंट इसका स्टार्ट रहता है। और कोई भी सैटेलाइट है वो ऑर्बिट के अंदर ही मूव करेगा, पर्टिकुलर ऑर्बिट होती, कक्षा होती, उसके अंदर ये मूव करते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा। जो टाइप्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो आपका होता है नेचुरल सैटेलाइट, और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल आप जानते हैं मून, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे कहा जाता है मैन मेड सैटेलाइट, जो किसी इंटेंशन के साथ प्लेस किए जाते हैं, जैसे हमें वेदर फोरकास्ट करना हो, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में जानकारी लेनी हो, जैसे जीपीएस है, या हम एग्रीकल्चर के डेटास के बारे में जानकारी ले रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन है या मिलिट्री ऑपरेशन है, ये सब आपके सेकेंड टाइप्स का हो जाएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसके बाद हमने बात की सैटेलाइट ऑर्बिट। हम ये तो समझते हैं कि सैटेलाइट किसी न किसी सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों ओर रोटेट करता है, तो वो जहां पर इसका रोटेशन हो रहा है वो एक ऑर्बिट के अंदर होता है। उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के बारे में भी हमने पढ़ा, जैसे लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद मिडल अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद आपने पढ़ा है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, और हाईली इलेप्टिकल अर्थ ऑर्बिट। अलग अलग जो उसकी डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कक्षा यहाँ पर है जहां पर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। इसमें आपको याद रखना है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी के बाद में जियो स्टेशनरी के बारे में हमने समझा था। जियो स्टेशनरी मतलब, जियो मतलब अर्थ, और अर्थ और स्टेशनरी मतलब एक तरीके से रुका हुआ। तो जो जियो स्टेशनरी का मतलब होता है स्टेशनरी इन रेफरेंस टू अर्थ, यानी आप अर्थ के किसी भी जगह किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो वो अर्थ के रेफरेंस में स्टेशनरी होगा, एक तरीके से आपको फिक्स दिखाई देगा वो सैटेलाइट। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसका जो रोटेशन है वो जो अर्थ का रोटेशन है उसकी इक्विवेलेंट है, दोनों के ऑर्बिट पीरियड एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, और जिस स्पीड से और जिस जो डायरेक्शन के अंदर अर्थ रोटेट होती है उसी के अंदर एक तरीके से सेम उन दोनों का रोटेशन होता है एक तरीके से। तो इस कारण से अर्थ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसको कभी भी देखेगा तो आपको, और जो सैटेलाइट है वो फिक्स देखने को मिलेगा, इसलिए इसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी। और जियो सिंक्रोनस होता है, उसके अंदर इंक्लाइनेशन होता है। जियो स्टेशनरी में आपको इंक्लाइनेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल जो इक्वेटर है उसके इक्वेटर के अबव ही एक तरीके से रोटेट करता रहेगा। बट जहां पर जियो सिंक्रोनस है, वो जियो सिंक्रोनस के अंदर आपको टिल्टेशन मिलेगा, एक तरीके से एंगल बनेगा, और उसी एंगल के अराउंड में वो रोटेशन करता रहेगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के रेफरेंस में अगर आपने देखा होगा मूवी पोखरण, पोखरण के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पर जब हम यहाँ हमारा जो परीक्षण कर रहे थे, एटॉमिक जो टेस्ट हो रहा था, तो जब वो सैटेलाइट वापस उस पॉइंट पे आता तो हमारे यहाँ से सभी जो एक्टिविटीज को बंद कर लिया जाता, वापस उसका जो मूवमेंट निकल जाता, हम वापस से उस टेस्ट को एग्जीक्यूट करते। तो एक तरीके से आप वहां से भी कोरिलेट कर सकते हो। थर्ड हमने समझा इसरो के बारे में, फोर्थ पॉइंट हमने इसरो के बारे में समझा। 1969 में एस्टेब्लिश हुआ, हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट, और इंडिजिनस हमने बात की रोहिणी। जो रिमोट सेंसिंग थे वो थे आपके भास्कर फर्स्ट, भास्कर सेकंड। उसके बाद हमने बात की भास्कर फर्स्ट, भास्कर सेकंड के बाद हमारे अलग अलग जो दूसरे सैटेलाइट है, जैसे आपने देखा होगा आपका इनसेट है, IRNSS है। उसके बाद हम और चर्चा करेंगे नाविक, गगनयान वगैरह, जो हमारा करंट अफेयर है उसके अकॉर्डिंग। और अब हम लास्ट के अंदर जो इंडिया की डेवलपमेंट है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं नाविक। नाविक क्या है? देखिए, दुनिया के अंदर आप वर्ल्ड के अंदर देखेंगे सब अलग अलग कंट्री के अलग अलग पोजिशनिंग सिस्टम है। जैसे आपने जीपीएस का नाम सुना है, ये जो जीपीएस है ये बेसिकली यूएसए का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये तो हो गया आपका यूएसए का। दूसरा आपने नाम सुना होगा गैलीलियो। ये जो गैलीलियो है ये आपका यूरोप का है। फिर आप नाम सुना होगा ग्लोनास, ये आपका है रशिया का है। उसके बाद आप देखेंगे हमारा जो IRNSS है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये हमारा इंडिया का है। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग जो पोजिशनिंग सिस्टम है नेविगेशंस के लिए, उनके अलग अलग नाम है ये। अगर मैं जापान का बात करूं तो इसमें अलग अलग है। जैसे जापान के अंदर भी आप देखोगे तो QZ देखने को मिलेगा आपको, क्वाजी जेनिथ करके। ये इनके अलग अलग
जो जीपीएस है उनके नाम है। अब अगर हम बात करते हैं नाविक, ये जो नाविक है एक तरीके से लैंडमार्क विक्ट्री है इंडिया की नेविगेशन के लिहाज से। अब तक हम जीपीएस पर डिपेंड थे, यूएसए के जो सिस्टम है उस पर डिपेंड थे, बट हमारा अब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बन गया है, जिसे कहा जाता है शॉर्ट के अंदर नाविक। और नाविक का फुल नेम है, आपसे पूछा जा सकता है, इसका फुल नेम है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये आपको याद रखना है, एक तरीके से इस नाविक का पूरा नाम है। जीपीएस का मतलब क्या होता है, जैसे जो अर्थ है, इस अर्थ को पूरा मेजर करने के लिए अलग अलग सैटेलाइट का एक क्लस्टर होता है, और ये जब सभी सैटेलाइट है वो एक तरीके से हर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर नजर बनाए रखे होते हैं, और यहाँ की जो पोजीशनिंग है अलग अलग लोगों की उसको मेंटेन करते रहते हैं। ये एक तरीके से इसे कहा जाता है जीपीएस सिस्टम। जैसे आपने जीपीएस यूएसए का 24 अलग अलग सैटेलाइट का एक क्लस्टर है, और पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया पे वो नजर बनाए रखते हैं और पोजीशनिंग जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो नाविक है, इस नाविक का पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, और ये एक तरीके से डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन इन द इंडियन रीजन एंड 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडियन mainland। यानी जो भी हमारा भारत है, यहाँ पे हमारी जैसी ये कंट्री भारत है, इस भारत का कंप्लीट जो पोजीशन सिस्टम है वो उसको प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर चीज की लोकेशन क्या है, किस तरीके से नेविगेशन है, वो सभी आपको ये नाविक प्रोवाइड करेगा। और ये लगभग आपका है 1500 किलोमीटर की रेंज के अंदर, 1500 किलोमीटर के अंदर या ऊपर इसके कहने का मतलब सैटेलाइट अरेंज्ड है, और यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है पोजीशन सिस्टम की। और यहाँ पर दो टाइप की सिस्टम की आपको प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटी। एक तो होता है बेसिक, जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग, और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग होता है जो जनरल कॉमन पीपल के लिए लोकेशन की जानकारी के लिए, और जो रेस्ट्रिक्टेड होती है जो मिलिट्री ऑपरेशन है, जो फोर्स्ड होते हैं उनके लिए होता है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, जिसको कॉमन पर्सन यूज नहीं कर सकता, किसी ऑपरेशंस के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये तो आपका हो गया नाविक। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नाविक का मतलब है एक तरीके से भारत का जो स्वदेशी नेविगेशन या नौवहन प्रणाली है उसको कहा जाता है आपका नाविक। अब नाविक के अंदर जो हम सैटेलाइट है, तो अगर हम जीपीएस की बात करते हैं तो एक सैटेलाइट से तो 1500 किलोमीटर की रेंज में कवर होगा नहीं, अलग अलग और भी सैटेलाइट का क्लस्टर होगा। तो इस नाविक के अंदर 7 अलग अलग सैटेलाइट है, 7 है, और ये जो 7 है वो 4 और 3 अलग अलग इसके अंदर डिवाइड है। जो 4 है वो आपका जियो सिंक्रोनस है, जैसे आप इसमें पढ़ेंगे, ये जो 4 है वो जियो सिंक्रोनस है, और जो 3 है वो जियो स्टेशनरी है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस हमने अभी इसको आराम से समझा है। नाविक के अंदर टोटल 7 सैटेलाइट है, जिसके अंदर 4 आपके जियो सिंक्रोनस है और 3 जियो स्टेशनरी है, और ये 36,000 किलोमीटर अल्टीट्यूड पर प्लेस्ड है, और यहाँ पर एक तरीके से 1500 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये इसको जो सिस्टम है सुविधा प्रोवाइड करता है 1500 किलोमीटर के साथ। ये तो हमने नाविक की बात कर ली। अब नाविक से जैसे हमने बात की, जो 3 सैटेलाइट तो जियो स्टेशनरी और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस, ये आपको याद रखना है। एक तो हमें नेविगेशनल नेशनल सिक्योरिटी देखने को मिलती है, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, और जो साउथ एशियन और रीजनल कॉपरेशन के अंदर भी देखने को मिलता है। हमारे नाविक के साथ साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको भी हम नेविगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इस पर्टिकुलर जीपीएस सिस्टम को, जिसे कहा जाता है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, आईआरएनएस इसका दूसरा नाम है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये पर्टिकुलर नेविगेशंस के लिए। नाविक के बाद हम आगे बात करते हैं जो पूछा जा सकता है आपका, जिसे कहा जाता है निसार। ये निसार क्या, ये देखिए, इसे कहा जाता है अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन। देखिए जो भी आपकी अर्थ है, इस अर्थ की ऑब्जर्वेशन करने के लिए, यानी यहां पर एग्रीकल्चर डेटा कितना है, दूसरा हमने ऑब्जर्व किया यहां पर फॉरेस्ट लैंड कितना है, फॉरेस्ट लैंड कितना है, या हमने बात किया यहां पर डेजर्टिफिकेशन कितना हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन कितना परसेंट हो रहा है, कहाँ पे एक तरीके से जो वाटर मैनेजमेंट है उसको डेटा को एनालिसिस करना। ये जो बेसिकली ऑब्जर्वेशन के होते हैं, उसके अलग अलग सैटेलाइट को कहा जाता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। उसी के साथ में आपका निसार देखने को मिलेगा, और ये जो अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है वो बना है नासा और इसरो के साथ, ये आपको याद रखना है, नासा प्लस इसरो।
नासा तो आप जानते ही, यूएसए का जो एजेंसी है, और इसरो, इन दोनों ने संयुक्त रूप से जॉइंटली निसार जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी है उसको यहाँ पर लॉन्च किया है। और इसका बेसिक मीनिंग है कि यहाँ पर एक तरीके से ग्लोबल मेजरमेंट करना, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंड सरफेस चेंज यूजिंग एडवांस रडार इमेजिंग, इसे कहा जाता है निसार। आप देख सकते हैं जो पर्टिकुलर एरिया है उसको कवर करता हुआ निसार। निसार के बाद हमें पढ़ना है गगनयान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गगनयान मिशन। और गगनयान मिशन है इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस मिशन। ये जो गगनयान मिशन है ये एक तरीके से हमारा फर्स्ट क्रूड स्पेसक्राफ्ट मिशन है, यानी कहा जा सकता है कि यहाँ इसका जो बेसिक एम या ऑब्जेक्ट है, तीन पर्टिकुलर जो एस्ट्रोनॉट है उसको स्पेस के अंदर ले जाना, स्पेस के अंदर भेजना। ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसे कहा जाता है गगनयान मिशन, और इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 के अंदर। और बाद में इसमें डेट दी गई थी 2022 के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, पर ड्यू टू कोविड और दूसरे जितने भी रीजन है इसके कारण से इसको भी लॉन्च किया नहीं गया है। और इसके अंदर दो अलग अलग हैं, एक तो जीवन और जी2। ये जो जीवन है वो लगभग 2023 और ये 2024 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा गगनयान मिशन। और इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट है जिसे कहा जाता है व्योम मित्र, ये आपको याद रखना है, व्योम मित्र आपको याद रखना है इस गगनयान के बारे में। थोड़ा हम समझ लेते हैं। गगनयान इसरो के द्वारा है, ये तो आपको पता होगा। इसका जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो इसरो है, और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ये गगनयान। फॉर्मली अनाउंसमेंट ऑफ गगनयान प्रोग्राम वाज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अगस्त 15 2018। और बाद में जाके, कहने का मतलब कोविड इसके कारण से इसको स्थगित किया गया। 2023 और 24 में इसकी लॉन्चिंग डेट रखी गई है, और इसे लॉन्च किया जाएगा GSLV MK3। GSLV MK3 से रॉकेट है, इस रॉकेट के थ्रू से इसको वहां पर ऑर्बिट के अंदर स्थापित किया जाएगा, और इसके जो एस्ट्रोनॉट हैं वो हैं व्योम मित्रा। तो ये आपको याद रखना है गगनयान के बारे में। गगनयान के बारे में हम बात करते हैं प्रोजेक्ट नेत्र। प्रोजेक्ट नेत्र क्या, इसको समझिए। प्रोजेक्ट नेत्र है एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रिस एंड अदर हैजार्डस इंडियन सैटेलाइट। इसे कहा जाता है नेत्र। नेत्र मतलब नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, यानी स्पेस के अंदर जितनी भी डेब्रिज हैं उसको एनालिसिस करना और उसको एलिमिनेट करना, ये नेत्र का काम है। एक तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कोई भी हमारी सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर है जो फंक्शनल कर रही है और उसके चारों ओर डेब्रिज है कोई न कोई, एक तरीके से अब इसे कहा जाता है अंतरिक्ष कचरा। ये जो डेब्रिज है, अगर ये डेब्रिज है तो उसको डिटेक्ट करती है, यानी जो हैजार्डस इफेक्ट आ रहे हैं इस डेब्रिज के, वो हमारे सैटेलाइट पर नहीं पड़े। तो ये एक डिटेक्शन के लिए है। नेत्र फुल एक्रोनिम आपको याद रखना है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेत्र के बाद हम बात करते हैं भुवन। ये जो भुवन है ये बेसिकली पंचायतों के लिए बना हुआ है, भुवन 3.0। भुवन पंचायत इज पार्ट ऑफ इसरो स्पेस बेट इंफॉर्मेशन सपोर्ट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड अपडेट प्रोजेक्ट एम फॉर बेटर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ये बेसिकली आपके हाई रिजोल्यूशन डेटाबेस प्रोवाइड करता है, और उस लैंड को यूज करने, लैंड कवर, सेटलमेंट, रोड और रेल नेटवर्क, इस सब के बारे में आपको डेटा प्रदान करता है भुवन ग्राम पंचायत, आपको इसमें याद रखना है। फिर हमारा इंडियन मार्स मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन आप जानते ही हैं, 2013 के अंदर इसको लॉन्च किया। सितंबर 14 के अंदर ये उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इसको स्थापित हो चुका था वहां पर। और ये मंगलयान है। एक तरीके से इसरो के बारे में आप जानकारी आपको लेनी है कि इसरो ने इसको एग्जीक्यूट किया था, और काफी कम बजट के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जितना बजट है उससे भी कम बजट के अंदर हमारा मार्स ऑर्बिट मिशन था। बेसिकली इसका मीनिंग ये था कि जो हमारा मार्शियन सरफेस है, जो मंगल की जो सरफेस है, उसकी टोपोग्राफी, वहां का एटमोस्फियर, वहां पे क्या मिनरल्स हैं, इस सब के बारे में जानकारी करने के लिए मार्स ऑर्बिटल मिशन को लॉन्च किया गया था। ये आप देख सकते हैं। इंडिया की दूसरा है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है ये समझिएगा। मिशन शक्ति एक तरीके से एसैट मिसाइल है, यानी एक पार्ट है एसैट मिसाइल का। इसे कहा जाता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, यानी हमारे ऐसी मिसाइल जो डीकमीशन हो गई, अब वो ऑपरेशन में नहीं, ऑपरेट नहीं कर रही है, तो उसको हटाने के लिए इंडिया की मिशन शक्ति है उसको लॉन्च किया गया है। एज अ पार्ट ऑफ मिशन एंटी सैटेलाइट ए सेट वेपन वाज लॉन्च एंड टारगेटेड इंडियन सैटेलाइट विच हैड बीन डीकमीशन।
जो डीकमीशन हो गई है उसको हटाने के लिए एसेट लॉन्च किया गया है। एसेट के बाद आप और भी देख सकते हैं, मेगा मिशन है इंडिया के, जैसे आदित्य L1 है, चंद्रयान 2 है, एक्सपोसेट है। उसके बाद आप देख सकते हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है, एक्सोवर्ट्स हैं, ये सभी हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपका, करंट अफेयर बेस्ड है तो आपको इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। जैसे है एक्सपोसेट। एक्सपोसेट का मतलब है द एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ये बेसिकली ये आपका स्टडी ऑफ मिशन टू स्टडी पोलराइजेशन, और ये 2020 के अंदर लॉन्च हो चुका है। 5 ईयर मिशन है, और बेसिकली इसका मीनिंग है जो हमारा कॉस्मिक रेज है पोलर पे, उसके बारे में जानकारी लेना। लास्ट है आदित्य L1, नाम से स्पष्ट है, आदित्य मतलब सन, और सन के बारे में जानकारी लेना। उसमें क्या टेम्परेचर है, वहां का क्या एटमॉस्फेयर है, वहां इस तरीके से आपको ये आदित्य L1 मिशन देखने को मिलेगा। इट विल स्टडी सन आउटर मोस्ट लेयर, द कोरोना एंड द क्रोमोस्फेयर, एंड कलेक्ट डेटा अबाउट द कोरोनल मास इजेक्शन विच विल आल्सो यील्ड इंफॉर्मेशन फॉर स्पेस वेदर प्रिडिक्शन। यानी हम वेदर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जो सोलर स्टॉर्म आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इन सभी जानकारी के लिए हमारा आदित्य है। एक और शुक्रयान भी आने वाला है वीनस के लिए, मिशन के लिए। तो ये बेसिकली हमने अभी बात कर ली कंप्लीट स्पेस प्रोग्राम्स की, सैटेलाइट को भी समझा, और सैटेलाइट को समझने के बाद हमने ये समझ में आया कि बेसिकली ये किस तरीके से सब चीजें ऑपरेट होती हैं, किस तरीके से हमारा काम चलता है सैटेलाइट का, हम किस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, रिसर्च हमारा है, जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये सभी हमारे सैटेलाइट से हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक है इसको हम यहाँ सम अप करते हैं, फिनिश करते हैं। और मुझे जहां तक ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा बहुत सारी चीजें हैं समझाने की, बट हम पूरा यहाँ पर एलोबरेट नहीं कर सकते। शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इस टॉपिक के साथ एक बार फ्रेंडली हो जाएं। साथ में रेफरेंस बुक भी पढ़ते रहिएगा इससे संबंधित, और जो करंट डेटाज हैं इस सैटेलाइट जो आपका टॉपिक है सिलेबस में, उसके साथ आप देखते रहिएगा। क्लास में मैंने लिखवाया भी है, और बाद में भी आपकी जो रेफरेंस बुक है ऑनलाइन जो व्यूअर्स हैं वो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू, और मेहनत कीजिएगा एग्जाम के लिए। एग्जाम आपका काफी अब करीब आने लगा है, तो आप ट्राई करते रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप सोल्व करते रहिएगा। जितना आप प्रैक्टिस सेट सोल्व करोगे तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आपका सिलेक्शन भी होगा। सो ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।